नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। आज हम दो महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर खास खबरों पर। किसानों को मंडी कानून से छूट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी देने पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने 10 जून को धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव से जमाखोरी बढ़ने की जताई आशंका। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना गन्ने की खेती करना। मुजफ्फरनगर में एक गन्ना किसान ने की खुदकुशी। गन्ना ना बिकने और बकाया भुगतान ना मिलने से थे परेशान। साग सब्जियों और फसलों के सही दाम को तरसे किसान। चंडीगढ़ की मंडी में 2 रुपए में टमाटर और 3 रुपए में बिक रहा बैंगन। खरीदार ना मिलने पर किसान बिना बेचे छोड़ जा रहे हैं फसल। मध्य प्रदेश में अव्यवस्था का शिकार हो रही है सरकारी खरीद। देवास जिले में बारिश से खरीद केंद्र पर रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा। किसानों को भी सता रहा नुकसान होने का डर। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खेती किसानी से जुड़े 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने एक भारत एक कृषि मंडी इस स्लोगन के साथ किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेका खेती पर मॉडल कानून को भी हरी झंडी दिखाई है। इसमें केवल खेती को ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को भी शामिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अन्य सेवाओं को राज्यों के एपीएमसी एक्ट यानी मंडी कानून से बाहर रखा गया है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया गया है। अब किसान या व्यापारी अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसे तमाम कृषि उत्पादों को जितनी भी मात्रा में चाहे उनका स्टॉक जमा कर सकेंगे। सरकार ने इन बदलावों से किसानों को बेहतर बाजार और अच्छी कीमत मिलने जैसे तमाम दावे किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आजादी के इतने सालों बाद अब जाकर किसानों को अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेचने की आजादी मिली है। और इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बहुत ही अहम फैसला, ये 3 फैसले, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किसानों के लिए ये लाभदायक रहेंगे या क्या स्थिति बनेगी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर इतने दशकों से हम देख रहे हैं डिस्ट्रेस में है, यानी उसमें बहुत सीरियस क्राइसिस है। और कोई भी उपाय की इनकम को बढ़ाने के लिए हो तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। और सरकार का ये जो दावा है कि जो ये 3 प्रोविजंस लेके आ रही है सरकार, जिसको बहुत से लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कह रहे हैं, ये जो प्रोविजंस हैं इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वो सारे देश में कहीं भी अपना माल बेच सकेंगे। और दूसरा ये है कि उनको जहां अच्छी इनकम मिलेगी, जहां अच्छा प्राइस मिलेगा, वहां पर वो किसान बेच सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि फार्मर विल बी अलाउड टू नाउ सेल एनीवेयर टू एनीवन, ये बात कही जा रही है। और अब इसको थोड़ा समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में और एक इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में दोनों में देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही ये चीजें जो है ये किसानों को ज्यादा इनकम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आपका पहला जो फोकस था, मुझे लगा वो कि एपीएमसी मंडी के रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे थे। और उस मंडी के रिफॉर्म में सबसे बड़ी बात ये है कि जो कहा गया कि भी मंडी के बाहर भी किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब जिस कंट्री में हम सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है और 94% जो किसान हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये जो मैसेज दिया जाता है कि आज तक जैसे कि मंडी ने कंट्रोल किया हुआ था, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मात्र 7% प्रोक्योरमेंट होती है, तो जो 93% जो रह गई हैं, या बीट एंड पैडी की अगर हम बात कर लें तो वो भी जो रह गया है, वो जो क्रॉप है, क्या वो कहीं हम मंडी के उसमें चक्कर में वो किसान जो है ज्यादा नहीं बेच पाते, कहीं और नहीं कर पाते, या उनको प्राइसेस क्यों नहीं ज्यादा मिल पाते? कल का अगर हम मैनपुरी मंडी का भाव देखें तो गेहूं का भाव 1500-1600 रुपए के बीच में चल रहा था। 7% प्रोक्योरमेंट है, तो 93% जो प्रोक्योरमेंट हो रही है या जो बेचा जा रहा है माल, वो तो प्रोक्योरमेंट में नहीं है। तो क्या किसानों को वहां पर कोई कंट्रोल है? मुझे नहीं समझ आता कि हम ये क्यों एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि किसानों को बातें किया जा रहा था या रोका जा रहा था कि आप मंडी के बाहर या मंडी के कंट्रोल के बाहर आप नहीं बेच सकते हैं। खैर एनीवे,
तो कहने का मतलब ये है कि 94% जो है वो डिपेंडेंट है ऑलरेडी ओपन मार्केट पे, और अगर मार्केट्स अच्छी होती, एफिशिएंट होती, तो शायद एग्रीकल्चर क्राइसिस इतना सीरियस नहीं होता। दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो रिफॉर्म्स है, आपने तीनों रिफॉर्म्स की जो बात की है, ये तीनों रिफॉर्म्स चाहे वो मंडी के दायरे की बात हो, या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हों, एडिक्वेट प्राइसेस की बात हो, और या फिर वो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो स्टॉक लिमिट हटाई गई है, ये अमेरिका में और यूरोप में तकरीबन 5-6 दशकों से ये सिस्टम चल रहा है। मार्केट्स ऑपरेट करती हैं, फ्री मार्केट्स ऑपरेट करती हैं। वहां तो ये वन कंट्री वन मार्केट नहीं, वहां तो लोकली प्रोड्यूस करिए और ग्लोबली बेचिए, ये भी एक सिस्टम वहां पर चलता आ रहा है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं अनिका जी कि वहां इतना भयंकर क्राइसिस है आज एग्रीकल्चर में के बाहर जा रहे हैं। उससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो मार्केट रिफॉर्म्स है, ये काम वहां पर नहीं किए या वहां पर फेल हो गए। मैं इसके 2 एग्जांपल देना चाहूंगा टू जस्टिफाई की और टू सपोर्ट दिस पॉइंट, कि अमेरिका में ये देखा गया कि जो रूरल सुसाइड्स हैं रूरल एरियाज में, वो 45% हायर हैं एज कंपेयर टू द एरियाज। दूसरा है कि वहां पर 91% जो किसान हैं वो बैंकरप्ट हैं। और अभी एक ऑफिशियल डाटा आया है सरकार का कि जो एग्रीकल्चर की या फार्मर्स की जो बैंकरप्सी है, उसका टोटल जो अगर वो किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, तो $425 बिलियन की बैंकरप्सी है एग्रीकल्चर में। और इससे स्पष्ट होता है कि एग्रीकल्चर वहां बहुत सीरियस क्राइसिस में है। और यूरोप में भी वही कंडीशन है। यूरोप में यह हाल है कि अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज हटा देते हैं यूरोप से, $110 बिलियन की सब्सिडीज वहां यूरोप के 28 कंट्रीज में दी जाती है। और वो $110 बिलियन की सब्सिडी हम तभी दे रहे हैं यूरोप में, और साथ में अमेरिका में भी बहुत सब्सिडी है, इसलिए देते हैं क्योंकि मार्केट्स नहीं परफॉर्म कर रही हैं। अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो कोई भी देश एग्रीकल्चर में सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। OECD कंट्रीज जो हैं, जो रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया का, वो अपने ही कंट्रीज में $246 बिलियन की एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हैं हर साल। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट्स इतना पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं कि सरकारों को एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए $246 बिलियन को छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो अगर ये क्राइसिस यूरोप और अमेरिका में है, तो हम वही चीजें भारत में क्यों ला रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना एक नया सोच रखते हैं कि हमारे देश के किसानों को क्या फायदा हो सकता है? क्यों नहीं हम ऐसा एक नया मार्केट रिफॉर्म लेके आते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जिस तरह से मार्केट रिफॉर्म्स की दरकार है, जो किसान हैं उनका भी कहना है। एक ये ताल्लुक बताएं कि जो MSP का जो ताल्लुक है कि APMC मंडी में जो MSP जो सरकार तय करती है, एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड तय हो जाता है। अगर सरकार ये खरीदी ना करे तो जो व्यापारी हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, और इस तरह का कोई बेंचमार्क भाव ही नहीं होगा, तो फिर किस तरह से किसान और ज्यादा शोषित होंगे? क्या ताल्लुक है? जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी देश में, तो मुझे लगता है कि एक चीज जाननी बहुत जरूरी है लोगों को। वो ये है कि उस समय 2 स्ट्रेटजीज या 2 प्लैंक ऑफ स्ट्रेटजी जो बनाए गए थे, वो एक था FCI का गठन करना और एक एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का गठन करना। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों को जब हार्वेस्ट होता है तो प्राइसेस डिप हो जाते हैं, प्राइसेस गिर जाते हैं, तो उस समय एक अश्योर्ड प्राइस किसान को दिया जाए, ताकि उसके अंदर एक इंसेंटिव रहे, एक इंसेंटिव मिले उसको, ताकि वो प्रोडक्शन में उसी क्रॉप को जारी रख पाए। इसलिए हमने उस समय MSP का गठन किया था और साथ में FCI का गठन किया था, क्योंकि एक वॉल्यूम बहुत बड़ा जो था जिसको कंट्रोल करना था। अब ये दोनों जो थे, स्वामीनाथन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, MS स्वामीनाथन ने, उन्होंने कहा था कि देवर फैमिन अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी। इन दोनों के करके ही अकाल जो है वो भारत में उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला। आज हम उन्हीं दोनों को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये हम मार्केट्स के डिपेंडेंस के ऊपर हम वापस उसी स्टेज में जा रहे हैं जब हमारे फार्मर्स डिपेंडेंट थे मार्केट्स के ऊपर। और ये मैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात कर रहा हूँ, क्यों हम वापस किसानों को उस स्टेज में लेके जाना चाहते हैं? अकाल के इंस्टेंसेस तो नहीं देखे, लेकिन जिस दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है, जिस तरह की आपदा है कोरोना,
उसमें जिस तरह की बातें हो रही थी पहले कि एमएसपी, अभी भी एमएसपी को कमजोर करने की बात हो रही है, प्रोक्योरमेंट को कम करने की बात हो रही है। पंजाब और हरियाणा में जहां सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है वहां पर इन राज्यों में इसको कम करने की बात हो रही है। क्या हमारे नीति निर्धारकों को आपको लगता है कि वो रियलिटी से दूर हैं, और ये जो एक सैंपल स्टडी करनी चाहिए थी, जैसे आपने अमेरिका की बात सामने रखी, उदाहरण सामने रखा कि हम वहां से इस मॉडल को क्यों उधार में ले रहे हैं और वो ऐसी चीज क्यों लागू कर रहे हैं जो वहां पर खुद कामयाब नहीं हो पाई है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिका जी। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस पॉलिसी ने भारत को, हमें उस क्राइसिस से बाहर निकाला है, हम उन पॉलिसीज को कैसे रिवर्स में लेके जा सकते हैं। और जो आपने कहा कि अभी ठीक है, अभी तो सरकार ने ये माना है कि अभी ये एपीएमसी को कोई उन्होंने टच नहीं किया है, एपीएमसी बिल्कुल बरकरार है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पंजाब के ऊपर प्रेशर है, हरियाणा के ऊपर प्रेशर है कि किसान जो है वो जो जितनी प्रोक्योरमेंट हम करते हैं उससे पीछे हटना है, ये तो बातें हम जानते ही हैं। तो इस तरह एक तरफ तो सरकार जो है वो पीछे हट रही है, एपीएमसी के अंदर एमएसपी किसानों को ज्यादा ना मिले, एक तो उस स्टेज से, और दूसरा है कि हम ऐसे प्रावधान लेके आ रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज कर रहे हैं। वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो रिफॉर्म्स जिसको हम कह रहे हैं वो अमेरिका में जहां से हम बोरो कर रहे हैं ब्लाइंडली, जहां से हम लेकर आ रहे हैं, अगर वहां पर ये काम नहीं कर रहे हैं तो भारत में किस तरीके से काम करेंगे। भारत में तो बल्कि और भी प्रॉब्लम है कि अमेरिका में तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग है किसानों की वो 444 एकड़ है। भारत में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 3 एकड़ से कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर 444 एकड़ में वो जो पॉलिसीज है वो काम नहीं की, वो मार्केट रिफॉर्म्स काम नहीं किए, तो भारत में वो छोटे किसानों के लिए कैसे काम करेंगे। हमें जो चाहिए वो ये है कि हमारे पास 7,000 मंडियां हैं, जो मैं हर बार कहता हूं, हमें 42,000 मंडियों की जरूरत है। अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस पर मंडी बनाते हैं तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें एमएसपी को एक ऑब्लिगेटरी बना देना चाहिए कि भाई ई नैम हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, प्राइवेट ट्रेड भी जब खरीदे किसानों से तो एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेगा। ये एनकरेजमेंट अगर हो जाए तभी किसानों को ये इस रिफॉर्म से या इस पॉलिसी से जो चेंजेस हो रही है उससे फायदा होगा। तो सबसे ये एक मांग भी सामने आई है कि वन नेशन वन मार्केट के बजाय वन नेशन वन रेट सामने आना चाहिए। वो रेट संपूर्ण लागत के हिसाब से जो रेट बनता है वाजिब, वो रेट सामने आना चाहिए ताकि किसानों को कम से कम उसकी सुनिश्चितता हो। ये बताएं कि जब बात हो रही है कि मंडी में भी बेच सकते हैं और निजी हाथों में प्राइवेट ट्रेडर्स को भी बेच सकते हैं, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन किसान जो ज्यादातर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की उनको इजाजत दे दी गई है। लेकिन क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? क्या वो कर पाएंगे? या भंडारण की उनके पास जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है? तो इन सब के अभाव में जो ये रिफॉर्म सामने रखे जा रहे हैं वो सही में क्या फायदेमंद साबित होंगे इन छोटे और सीमांत किसानों के लिए? इसमें 2 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। पहला ये कि जब हम कहते हैं कि वन कंट्री वन मार्केट, ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर दिया है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि 86% हमारे देश के किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो किसान अपने जिले के बाहर नहीं जा सकता है वो जाके बेंगलोर में कहाँ प्राइस ढूंढेगा अपना, बॉम्बे में कहाँ प्राइस ढूंढेगा या किसी और मार्केट में कहाँ प्राइस ढूंढेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन चलिए, अगर हम फिर भी मान लें कि वन कंट्री वन मार्केट है, कहीं भी जाके आप बेच सकते हैं, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी किसान के लिए वो पहले ढूंढे कि भाई जयपुर मंडी में कितना प्राइस चल रहा है, फिर दूसरी मंडी में कितना चल रहा है। हम ये जानते हैं कि कहा जाता है कि साहब इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी वो जो डिस्टेंस है वो उसकी जो कॉस्ट है प्रोड्यूस ले जाने की, वो भी इतनी होगी कि किसी को इतना अनुकूल नहीं होगा कि इस अलग मार्केट में लेके जा सके। एक बात। दूसरी बात एक और है जो हम शायद इसमें मिस कर रहे हैं सारे डिबेट में, वो ये है कि हमने 2005 में पहले ही एक कोशिश की थी, एक अमेंडमेंट किया गया था एपीएमसी में। उसमें ये सरकार ने कहा था कि कंपनियां जो हैं वो सीधे जाके किसानों से गेहूं खरीद सकती हैं। और उस साल क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि कंपनियों को इजाजत दे दी, कंपनियों ने खूब जाके किसानों से गेहूं खरीदा डायरेक्टली जाके, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में। और उनको क्योंकि मंडी टैक्स उनको फ्री कर दिया गया था, तो जो अगर 4% मंडी टैक्स मिलता है तो उन्होंने 2% अपने लिए बचा लिया, 2% किसानों को दिया। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है जो देश को जाननी जरूरी है कि वो 2006 में हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट जो जितनी होनी चाहिए वो कम हो गई। जब सरकार ने उनसे कहा कंपनियों से कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है बताइए, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया।
और उस समय क्या हुआ कि हमारे को 5 मिलियन टन यानी 50 लाख टन का इंपोर्ट करना पड़ा था गेहूं, और वो डबल दी प्राइस जितना हमने किसानों को दिया था उससे दुगने प्राइस पे हमने इंपोर्ट किया था। वो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। और उस समय मुझे याद है कि बीजेपी की ही पार्टी ऑपोजिशन में थी, तो उन्होंने डिमांड किया था कि सीबीआई इंक्वायरी हो। कहने का मतलब है ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है जब आप किसी को प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करते हैं, स्पेशली स्टेपल फूड्स में, कि वो जब अपने पास स्टॉक रख लेंगे, स्टॉक लिमिट है नहीं अब तो वो जो सिचुएशन आएगी उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि 2005-2006 के बाद सरकार ने कंपनियों को अमेंडमेंट तो वापस नहीं किया, लेकिन कंपनियों को अनऑफिशियली कह दिया कि आगे से आप ट्रेड को कहा कि डायरेक्टली जाके आप किसानों से नहीं खरीदेंगे। तो देयर इज अ बिग लेसन फॉर अस कि ये जो डायरेक्ट परचेज की बात हो रही है, इसमें भी देश की सॉवरेनिटी या देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल जो है शायद हमने सोचा नहीं है अभी। एक और बात बताएं, ये हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि बिहार में जब एपीएमसी को खत्म किया गया, रिपील किया गया, तो उस तरह का विकास सामने नहीं आया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और उदाहरण सामने रखा जाता है कि ऐसा केरला में नहीं, क्योंकि वहाँ भी एपीएमसी जो मंडी है उसको खत्म किया गया। तो असल में इन दोनों उदाहरणों को सामने रखा जाता है। जरा समझाएं कि जो केरला मॉडल है वो क्या है। बिहार में हम जानते हैं कि एपीएमसी 2006 से नहीं है, एपीएमसी एक्ट उन्होंने रिपील कर दिया था। दूसरा, केरला में एपीएमसी नहीं है। केरला में एक ही फसल है जो कि हम जानते हैं कि पैडी, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी प्रोडक्शन बहुत सालों से गिर रही थी। और केरला ने, हालांकि मंडियां वहां पर भी हैं लेकिन एपीएमसी की नहीं है, लेकिन जो पैडी की हम बात करते हैं तो उनका कोऑपरेटिव एजेंसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से उन्होंने प्रोक्योरमेंट करते हैं। कुदमश्री एक बहुत बड़ा उनका एग्जांपल है हमारे सामने। और वो जो है, ये मैं तो चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव्स को हम और बढ़ावा दें रादर देन प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दे। तो केरला इज ए क्लासिक एग्जांपल कैसे कोऑपरेटिव्स को उन्होंने मूव किया ताकि एग्रीकल्चर को, जो मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चर की, वो उनके हाथ में दी। तो ये मुझे लगता है कि एक सिस्टम है जिसको हमें इवॉल्व करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो देवेंद्र शर्मा जी, इन दो चीजों पर ध्यान हमारा खींचते हुए कि जिस तरह से केरला में कोऑपरेटिव मॉडल एक अच्छा सक्सेसफुल कहानी है और जिस तरह से इधर एपीएमसी को प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जो ऑलरेडी मंडी में जो रिफॉर्म्स हैं, एमएसपी है, वाजिब दाम और जो शोषण की जो सारी हदें हैं उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार की थीम है टाइम विद नेचर, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की नीतियों से इसका असर गायब दिखाई दे रहा है। खासतौर पर व्यापार सहूलियत बढ़ाने के नाम पर जिस तरह के पर्यावरण संरक्षण के मानकों से समझौता किया जा रहा है, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगलों की जमीन छीनी जा रही है और इनके संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले आदिवासियों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि कैसे आदिवासी अपने स्तर पर जंगल बचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये आदिवासी महिलाएं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बीते कई सालों से ऐसे ही जंगलों की पहरेदारी कर रही हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के रनपुर इलाके की हैं, जहां महिलाओं ने अपने ही हाथ में बीड़ा लिया है जंगलों को बचाने का। थेंगा पल्ली ये परंपरा है जिसमें थंगा मने छड़ी और पल्ली मने बारी, यानी ये महिलाएं छड़ी को बारी बारी से लेती हैं और इस छड़ी से अपने जंगल की पहरेदारी करती हैं, माइनिंग के खिलाफ, टिम्बर माफिया के खिलाफ। बीते कई सालों से ये महिलाएं टोली बनाकर गश्त करती हैं। इसमें हर रोज बारी बारी से 4-4 महिलाओं की टोली जंगल की रखवाली करती है। यहाँ तक कि इन कोविड के समय में भी, कोरोना के समय में भी इनका ये जो तरीका है ये बदस्तूर जारी है। आदिवासी परिवार का जीवन इन्हीं जंगलों पर निर्भर है, इसलिए वो जानते हैं कि कैसे और कितना दोहन करना है इनका और उसे रीस्टोर करने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। पुरुष पुओ जगी थे, पुरुष पुओ मैंने जगी पाइले आम महिला मैंने एकाठे मिसिकी एकत्रित होगी समस्ते जंगल सुरक्षा करूँ, समस्त की मिलैकी मिसिकी जंगल सुरक्षा करूँ, जंगल जगू जगिबार पुओ पिलाने सागर बहुत गंडगोल विभिन्न प्रकार जंगल प्रति आसला, गंडगोल प्रति
ସିଏ ଜଗୁଥିଲେ ତାପରେ ଭୟ କରିକି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ ଯେ ତେମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗ ମା' ମାନେ। ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆମେ ଯାଇ ଜଗୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯିଏ କାଟି କରି ନେଲେ ତାକୁ ବି ରାଗ ହେଇକି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ନିଆଁ ଛାଇ ନଗଲେ ନିଆଁ ଛାଇକି ବି ଜଗୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଯାହା बाहड़ा टुंगा मस्या जहाँ किसी होती। तो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग महिला संगठन बनाए हैं और इसमें जो है हम लोग जड़ी बूटी खेती बाड़ी सब कर रहे हैं। और का नाम कि ये कोरोना जो है, कोरोना में आज ये पर्यावरण के वजह से ये कोरोना हम लोग के कुछ नहीं कर पाया। पर्यावरण को बचाना इसी नात है कि एक जीवन का साथी है कि हम यदि जिंदा हैं तो पर्यावरण भी जिंदा है, पर्यावरण है तो हम भी हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, और इस मौके पर हमारे साथ दो क्लाइमेट वॉरियर्स, क्लाइमेट चेंज के लिए जो लोग आदिवासी भाई बहनों के साथ काम कर रहे हैं, दो लोग खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रोमा मलिक जी जो कि आदिवासियों की हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वाई गिरी राव जो कि ओडिशा से वसुंधरा एनजीओ के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोमा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमने ये दिखाया कि सोनभद्र जैसे इलाके में किस तरह से महिलाएं सामूहिक खेती कर रही हैं। जो महिलाओं का कलेक्टिव है वो किस तरह से एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने पेश कर रहा है। कोविड से ये लोग अछूते हैं और जल जंगल हवा, जिस तरह से आबो हवा को इन्होंने सहेज कर रखा है, सुरक्षित रखा है, उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किस तरह से ये सब आत्मनिर्भर हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी काफी सचेत। क्या कहेंगे आप? ये तो पूरा एक मूवमेंट था। हमें आज से ही नहीं, कई सालों से ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है इस पूंजीवादी व्यवस्था के चलते, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसको जो है टिकाने के लिए, और जो सवाल पूरे आदिवासी लोग और महिला लोग उठा रहे थे, इन इलाकों में हम लोग काम भी कर रहे थे, उनका कहना था कि जब तक जंगल नहीं बचेंगे, आजीविका नहीं बचेगी, जंगल के रिसोर्सेस नहीं बचेंगे, तब तक जो है वो लोग किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, ना अपना जो है जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है काफी समय से चल रहा है। आज से ही नहीं, आजादी से पहले से चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। भले इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने या मेन स्ट्रीम जो है ने इसको हाईलाइट ना किया हो, लेकिन ये मूवमेंट अंदर खाने बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, और जिसमें बहुत सारे पैमाने पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये बताएं कि जो ये महिलाएं खेती करती हैं, बोलते हैं कि 30,000 एकड़ में जमीन पर ये खेती कर रही हैं, कितने आत्मनिर्भर हैं अगर हम खेती की बात करें, और किस तरह का विकास आप देख रही हैं इन इलाकों में? ये जो आंदोलन शुरू किया बहुत ही कठिन आंदोलन था। जमीनों को दखल करा, जो वन विभाग बोलता था कि हमारी है, लेकिन आदिवासियों ने कहा हमारी है ये जमीनें, हमारे पूर्वजों की हैं। और सन 2000 से इन लोगों ने मुहिम चलाई, और मुहिम चलाने के बाद उस समय सोनभद्र का इलाके में हम लोग काम कर रहे, जो कि कैमूर का इलाका यूपी के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। वहां पर जब महिलाओं ने किया तो उस समय इतनी घोर गरीबी थी। मैंने देखा था कि महिलाओं के पास एक साड़ी होती थी बदलने के लिए, और बहुत ही भीषण गरीबी के चक्र में थे। लेकिन देखते ही देखते जैसे ही जमीनों पर दखल हुआ, उन्होंने खेती करनी शुरू की, जंगल लगाने शुरू किए, फसलें उगानी शुरू की, दाल, अरहर और अपनी जो है जो ट्रेडिशनल फसलें लगानी शुरू की, तब उनके जो है ऑटोमेटिकली उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो गए। और उन्होंने जो है इसको महसूस किया कि अगर हम लोग इन जमीनों में, क्योंकि वो जंगल भी तबाह हो चुके थे, वहां जंगल भी नहीं थे, जंगलों को वापस लाएंगे तो हमारा पानी वापस आएगा, हमारे पूरे पेड़ पौधे वापस आएंगे, हमारी तमाम जो है आजीविका इससे चलेगी। तो इसलिए इस 20 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली वहां पर हमने देखी, जिसकी वजह से आज कोरोना में महिलाएं बोल रही हैं। आप देखेंगे भी सुकालो गोंड ने इस बात को कहा है कि वो आत्मनिर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं है सरकार के ऊपर कि सरकार हमें अनाज दे। और वो जो त्रासदी देख रहे हैं कि बाहर से मजदूर वापस गांव में आ रहे हैं, जिस हालत में आ रहे हैं, थके टूटे गिरते पड़ते जिस तरह भी आ रहे हैं,
करें, भूखे जो लोग हैं उनको भी खिलाने में हम सक्षम हैं। तो ये इस मुहिम ने ये काम किया है, एक तरह से खून देकर किया है, इसमें इतना वायलेंस किया है सरकार ने, इतना उनको परेशान किया है, जेल दी है, उनको फॉल्स केसेस किए हैं, फर्जी मुकदमे किए हैं, तमाम तरह की यातनाएं उनको देने के बाद तब भी वो है एक भी इंच भी जमीन को वापस अपने कब्जे से नहीं छोड़ा है और इन्हीं जमीन पर आज तभी तक वो जो है डटी रही इन महिलाएं तमाम त्रस्त यातनाओं की को झेलकर। हमारे साथ डॉक्टर वाई गिरी राव हैं, जो कि वसुंधरा एनजीओ जो कि ओडिशा में काम करता है और काफी बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों के साथ काम करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमने एक और उदाहरण, एक और खबर आपको दिखाई, रणपुर इलाके में किस तरह से महिलाओं ने बीड़ा उठाया है अपने जंगल की सुरक्षा करने के लिए। थेंगापल्ली, ये जो परंपरा है उसको किस तरह से वो बखूबी निभा रही हैं। गिरी जी, ये बताएं कि यहाँ पर हमने सुना, महिलाओं को कहते सुना कि पुरुषों से नहीं हुआ, तब हमने अपने हाथ में जिम्मा लिया। क्या कहानी है? हाँ अनिका जी, आप जो बता रहे थे कि अगर आप देखेंगे कि जो उड़ीसा में जो भी कम्युनिटी का जो एफर्ट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए, ये आज का नहीं है। वहां पर बहुत सारा गांव ऐसा है कि जो 50s में भी हुआ था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। और रनपुर एरिया में अगर आप देखेंगे 70s में कि वहां पर काफी गांव में लोग ने अपना फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन का शुरू किए। इनिशियली फेज में ऐसा हुआ था कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जब शुरू हुआ था, पास वाला के गांव के लोग आके जंगल को काटते थे। तो जब पुरुष लोग जाके वहां पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए उनको बंद कर रहे थे, तो काफी झगड़ा हो रहा था। तभी ये लोग ये डिसाइड किए कि नहीं, महिला अगर वहां पर रहेंगे तभी जाके ये जो अटैक हो रहा है ना, वो अटैक को कम कर सकते हैं। तो तभी महिला को जब इस तरह का प्रॉब्लम आया तो महिला को इन्वॉल्व करे। बट एक दिन ऐसा भी आया, महिला ने रियलाइज की कि गांव के जो पुरुष लोग हैं उनको यूज कर रहे हैं। जब आता है तो उनको यूज किया जाता है, बट जब जंगल के ऊपर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तभी उनको कोई भी नहीं पूछते हैं। तब ये लोग जाके गांव लोगों के सामने कंडीशन रखे, अगर आप लोग हम लोग का मदद चाहते हैं तो जंगल को मेरे हाथ में दे दीजिए। तभी से अगर आप देखेंगे जो रणपुर एरियाज में करीबन 207 गांव वहां पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं। करीबन 60 गांव ऐसा है जहां पर पूरा महिलाओं ने हर दिन, अगर आप देखेंगे, सवेरे 4 महिला जाते हैं जिनका घर में खाना नहीं है, उस तरह का जो घर है वहां पर जाके हर दिन 4 महिला जाके जंगल को वहां पर जाके प्रोटेक्शन करना, पूरा खुद वहां पर घूम के पूरा जो टिम्बर माफिया है उनको बंद करवाना, कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी वहां पर जबरदस्ती उसको भी बंद करना। ये मेरा बात है कि जो महिला लोग हैं जिस तरह से लास्ट 30 साल से, एक नहीं 2 दिन नहीं 30 साल से करके आ रहे हैं। समय के साथ थोड़ी पाबंदी है, मैं आपसे माफी चाहूंगी, इसको यहीं पर हमें बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये 2 उदाहरण इन समय में, इन बैड टाइम्स, इन डार्क टाइम्स में ये सामने रखने के लिए जरूरी है कि किस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमें ये जरूरी है कि जो आदिवासी भाई बहन है, जो अपनी पारंपरिक ज्ञान से और जो प्रकृति के साथ सहेज कर, तालमेल बिठाकर जो रह रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए। आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बधाई, और हम कोशिश करें कि जल जंगल ज़मीन को सहेजें और उसको सहेजने वाले लोगों की इज्जत करें, सम्मान करें और उन्हें उनका वाजिब हक दें। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।